हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है रेकलेस श्वेता की एक और नई वीडियो में। आंटी देख रही है उधर से। कौन सी? हेलो पीपल, गुड इवनिंग। आपको लग रहा होगा कि मेरा देश निकाला हो गया क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं वापस से पहाड़ों में आ गई हूँ और हुआ ये था कि मैं कुछ दिन गई थी घर पे रहने के लिए और कुछ दिनों के लिए मैं गई थी यूपी में सौरभ के घर शादी अटेंड करने। तो ये वेस्ट यूपी की शादी थी। एक मिनट, बाहर भाई बहुत ट्रैफिक है। ये देखो मेरे पीछे। एक मिनट मैं स्थिर हो जाऊं फिर बताती हूँ मैं। इसने रास्ता जाम कर रखा है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि यूपी की शादी कैसी होती है। यूपी की शादी में बहुत भीड़ होती है, ये तो तय है। ढोल नगाड़े गाना, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारा खाना, लेकिन इसके साथ बाप रे बाप भीड़ अनगिनत। कौन नमस्ते करके जा रहा है, कौन पैर छूने को बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। वहाँ पे संगीत का कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होता है। मुझे हर दिन संगीत के कार्यक्रम में स्पेशली बुलाया जाता था डांस करने के लिए, क्योंकि मैं इनिशिएट करती थी डांस। पहले ये देख लो, फिर शादी के बारे में बताऊंगी। 5 दिन तक तो मैं नाचती ही रही। क्या संगीत, क्या गाना, सब एक कर दिया मैंने। ढोल पे नाची, बॉलीवुड गाने पे नाची, हरियाणवी गाने पे नाचना सीख गई और प्लस हरियाणवी गाना भी सीख गई मैं। एक मिनट, हाँ, हरियाणवी गाना भी सीख गई मैं। गाने का मतलब समझ गई। गजबंद पानी में चनी, डूंगे पे कबूतर। और उसके बाद फिर आया मंडे का दिन। मंडा वो एक भगवान, कौन आ रहा है पीछे? मंडा वो फेस्टिवल होता है जिसमें लड़के की ना, या तो आगे चला जाए या तो फिर पीछे रहे, बिल्कुल पीछे कैमरे से। तो मंडा वो दिन होता है जिस दिन मंडा वो दिन होता है जिस दिन लड़के के हाथ पे रुमाल बांधा जाता है और घर में सरकंडे बांधे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बोल रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आयोजन है शादी में। ये काइंड ऑफ तिलक होता है। इस कार्यक्रम में लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता है, सिर्फ आदमी होते हैं, बड़े आदमी लोग। और एक मिनट यार, तो लड़के जो मेन जिसकी शादी है उसके साथ ये कार्यक्रम करते हैं। बाकी हम खाने पीने में बिजी रहते हैं और सजने संवरने में। फिर आता है एक्चुअली में डांस का दिन, जिस दिन मेहंदी भी लगाई जाती है और गूफर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े। मैंने खूब नाचा भाई, छत तोड़ दिया मैंने। और उसके अगले दिन आते हैं शादी का दिन, जिस दिन मैं भाई बहुत सुंदर लग रही थी। तो ऐसे पूरी शादी हो जाती है यार। इतने रोड़े आ रहे हैं ना जिंदगी में, क्या बताऊँ। एक मिनट, ट्राइपॉड लगा लूँ। मैं जिस दिन यहाँ पर पधारी उस दिन बर्फ की मोटी मोटी बूंदे गिर रही थी मेरे सर पे। चलने में तो ऐसी तैसी हो गई थी क्योंकि मैं ट्रॉली लेके गई थी और ट्रॉली का चक्का कभी इधर जाए कभी उधर जाए। तो उस दिन मैंने कैब वाले ने भी पैसे ले लिए अपने हिसाब से, पर मजबूरी थी और सुबह के 6:30-7 बज रहे थे, तो उस वक्त तो और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो अभी ठंड का आलम ये है कि ठंड है पर चुभने वाली ठंड नहीं है, मैनेजेबल ठंड है। 3 लेयर पहने हो गए, अंदर एक इनर है और ये हुडी है, फिर ये हुडी है, काम चल गया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कुछ दिन पहले होता ना तो मुझे एक और जैकेट पहन के आना होता, मोटे वाला। तो अभी टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये जो अंकल है जो मकान वाले के, वो कह रहे हैं कि बेटा अब बर्फबारी नहीं होने की, बस हो गई जितनी होनी थी। आगे चलते हैं यार, बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं। मेरी फेवरेट जगह होती है जहाँ पे कॉफी मिल रही हो। आने दो मेरा एस्प्रेसो, फिर दिखाती हूँ। फंजाई ग्रीन क्यों नहीं होता बाकी प्लांट्स की तरह? चीयर्स है तो एस्प्रेसो माने काली कॉफी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए काफी अच्छी होती है। गुड मॉर्निंग पीपल, क्या हाल है? अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और रात में सोते सोते मुझे लेट हो गया, तो मैं अभी पोहा बना रही हूँ खाने के लिए। तो पोहा बनाते बनाते मुझे याद आया कि मुझे ब्रोकली भी डालना है, आलू भी डालना है। अब ब्रोकली को देख के मुझे याद आया कि ये तो गोभी है, इसको हम लोग इतने अलग तरीके से क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि ब्रोकली एक्सपेंसिव भी होती है। मैंने 500 रुपए किलो ब्रोकली खरीदी है दिल्ली में, और यहाँ पे आने पे पता चला कि इसका दाम घटा नहीं है। मुझे लगा सिर्फ दिल्ली में महंगा मिलता है क्योंकि सप्लाई चेन ऐसे बैठती नहीं है। जैसे पहाड़ों में उगता है ना लो टेम्परेचर पे, इसको मेंटेन करके थोड़ा सा उगाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि दिल्ली में ना इसकी वजह से महंगी मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने जब सब्जी वालों से दाम पूछा तो वही 300-250 ऐसे चल रहा था। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इसको एक्सक्विजिट कैटेगरी में रखा गया है। ब्रोकली ना रियल गोभी नहीं है, एक्चुअली ये हाइब्रिड है जिसको हम लोगों ने बनाया है थोड़ा इकोनॉमिक पर्पज से। कुछ चीजें रेयर होती है तो ज्यादा महंगी बिकती है ना, तो वही सीन है ब्रोकली का भी। यार प्याज जल गया, 1 मिनट। ये है ब्रोकली।
देखा कितनी सुंदर लग रही है। पोहा तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ। ब्रोकली को उगाना बहुत टफ काम है। मैंने उगाई थी लाहौर में ग्रीन हाउस में, वो भी सर्टेन टेम्परेचर में। ग्रीन हाउस में क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी मेंटेन होता है ना, और बाहर अगर ठंडी हवा भी चल रही है तो भी ब्रोकली को कुछ नहीं होगा। और उसको बोने में, पानी डालने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि मिट्टी एक बार में तैयार हो जाती है, मिट्टी को तैयार करने में टाइम लगता है। ये जो एक्सक्लूसिविटी है ना ब्रोकली की, इतने टेम्परेचर पे ग्रो करेगा और ऐसी कंडीशन में ग्रो करेगा, इसकी वजह से भी ब्रोकली महंगी हो जाती है। लेकिन गुण के मामले में बाकी सब्जियों जैसी ही है, ये फाइबर तो रहेगा ही रहेगा। हम सब कुछ बैलेंस करके खाएं। अब ऐसा नहीं हो कि मैं हर दिन ब्रोकली ही खाती रहूं। और बाय द वे, पोहा बनाते वक्त मैं जितनी सब्जियां हैं घर में सब डालने की कोशिश करती हूँ। हेलो पीपल, मौसम की विशेष खबर ये है कि अभी बारिश हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है। पर प्रेडिक्शन ये था कि आज बर्फबारी होगी। पिछले 3 दिन से प्रेडिक्शन हो रहा है कि बर्फबारी होगी, लेकिन पिछले 3 दिन से धूप निकल रही है। और आज फाइनली, जब बहुत कम प्रेडिक्शन था, तब बर्फबारी हो रही है। अब वहाँ दूर पहाड़ों में तो हो रही है प्रॉपर बर्फबारी, लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी बारिश हो रही है। और पता है मजेदार बात क्या है, कि मैंने अपने अंकल से इस बारे में जब बात की थी कि अंकल अभी आगे ना बर्फबारी का प्रेडिक्शन है, तो उन्होंने कहा था बेटा जब तुम आए थे तो मोटी मोटी बर्फ पड़ी थी, बस वही एंड था। अब जो बर्फ पड़ेगी वैसे नहीं पड़ेगी, अब बारिश के रूप में प्रेसिपिटेशन होगा। और उन्होंने सच कहा था बिल्कुल, और उन्होंने कोई एक्यूवेदर में देखा था। ये होती है लोकल लाइट्स वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। बारिश के साथ साथ धूप भी निकल रही है दोस्तों। ये सामने ना बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि उधर वेदर खराब चल रहा है। हम जब से यहाँ आए हैं बस सुंदरता 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 ही देखने को मिल रही है चारों तरफ। पर पता है आज की वीडियो क्या है? तो आज हम ये पता करने वाले हैं कि सुंदर सी जगह पे कुछ अगली मिलता है कि नहीं हमें। मैं बहुत देर से चल रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो देखने में लगे ओ भाई ये क्या चीज अच्छी। और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं ऐसी जगह। देखो जरा, सामने देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ खराब सी जगह ढूंढना। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव मौसम है। अभी बारिश हो रही थी, वो भी बंद हो गई, और हल्की हल्की धूप निकली है। ऊपर बादल हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई फिल्मों वाला मौसम क्रिएट हो गया है सडनली। सामने वहाँ ये जो सामने सूखे पेड़ दिख रहे हैं, ये एक्चुअली लग रहे होंगे कि इनको काट क्यों नहीं देते। सूखे पेड़ ही तो हैं, खराब हो गए हैं। पर पता है ये एप्पल के पेड़ हैं, और ये सर्दियों के मौसम में ऐसे ही रहते हैं। इनका सीजन होता है एप्पल लगने का, और ऑटम के टाइम पे ये सारी पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है पेड़ पौधों की। वो दिखाते हैं कि ओ मैं तो ना बिल्कुल ही अगली हूँ, मेरे पास तो कुछ सुंदरता नहीं है, लेकिन जैसा ही मौसम आएगा, अभी 2-3 मंथ्स में देखना, ऐसे सुंदर हो जाएंगे। हरे हरे पत्ते, गुलाबी गुलाबी फूल, मजा आ जाएगा। पेड़ पौधे का तरीका होता है अपनी एनर्जी कंजर्व करने का। प्लांट्स का फूड कहाँ से आता है? पत्ते ना फूड बनाते हैं। तो ये सारा काम ये कर के पत्ते निकाल देते हैं। अभी इस सीजन होने पे नए पत्ते निकालेंगे ताकि नया खाना बना सके। चटोरे हैं ये पेड़, अगलीनेस नहीं है। रास्ता कितना कोजी है, देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। ओहो, ये है पत्थर आदमी। ये चलो चलो चलो, 10 रुपए सवारी। तो वैसे तो मैं जहाँ रहती हूँ उससे सुंदर जगह मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं होगी। तो मैं पहाड़ों में कोई भी अगलीनेस नहीं ढूंढ पाई, सिवाय मेरे। मजाक कर रही थी। तो मैंने देखा कि हर जगह ही बहुत ज्यादा सुंदर है, चाहे रास्ते हो, घर हो, दुकानें हो, पेड़ पौधे तो है ही सुंदर, जानवर हैं, सब बहुत शांति प्रिय, आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हर खूबसूरत जगह पे मुझे एक बदसूरती दिखी। चाहे नदी हो, रोड हो, घर हो, दुकान हो, वो बदसूरती क्रिएट की गई है हमारे द्वारा। यहाँ पर पेड़ के नीचे गुटखे का रैपर, कुरकुरे का रैपर, चिप्स का पैकेट, कहीं भी रिवर साइड पे बल्क में दारू की बोतल फेंकी हुई है, जैसे मैं कोई खूबसूरत पेड़ देख रही हूँ। अब पेड़ को ऊपर से नीचे तक जब मैंने देखा तो नीचे में रैपर्स फेंके हुए हैं। वहीं पे टूरिस्ट आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, नेचर इज लव, गुटके की पिचकारी मार के जा रहे हैं। जो ट्रैवलर्स आते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते। मैंने कई बार देखा है कि किसी ने अगर चाट पकौड़ा कुछ भी खाया है और बगल में डस्टबिन है, उस डस्टबिन में वो पकौड़े का प्लेट ना फेंक के बस नीचे ड्रॉप करके चले जाएंगे। किसी ने आइसक्रीम खाया तो लगता है कि आइसक्रीम में कितना ही पेपर रैप होगा, खाया नीचे ड्रॉप कर दिया। ये लगता है कि हमें कुछ नहीं है, कोई आएगा साफ करके चला जाएगा। अरे भाई, किसी के पास इतनी फुर्सत थोड़े है कि आपका कचरा उठा के डस्टबिन में डालेगा। सबका अपना अपना काम है। तो इस जगह पे एक दिक्कत है, क्योंकि ये पहाड़ है तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं घर में भी जो कूड़ा कचरा रखती हूँ उसमें से कोशिश करती हूँ कि जो मेरा खाने का कचरा है, जो गीला कचरा है वो अलग रहे, और जो सूखा कचरा है वो अलग रहे। जैसे पेपर, प्लास्टिक, ऐसी चीजें हो गई।
नहीं। लेकिन जब मैं कचरे वाले को ये देने गई, कहीं 500-200 मीटर दूर पे आए थे कचरे का ट्रक लेके, उनको देने गई तो उन्होंने सारा कचरा एक ही डंप में डाल दिया। मतलब ऐसे नहीं, सेग्रीगेशन कुछ नहीं है, वेस्ट सेग्रीगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और आपके घर पे कोई कचरा लेने नहीं आता है, आपको जाके देना पड़ेगा। तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, कहाँ कहाँ लोग जाते रहें, किसके किसके घर कितनी ऊंचाई पे हैं, तो ऐसे मुश्किल हो जाता है कलेक्ट करना। लेकिन मैं देने को तैयार हूँ कचरा, सही जगह पे, बस सही जगह मिल नहीं रही है मुझे। इट्स बीन अ वाइल, मेरे घर पे कचरा पड़ा हुआ है पिछले 1-2 वीक से। मैं पता है क्या इसका सोल्यूशन निकाला कि एक 60 लीटर का डस्टबिन ले आई। उसमें क्या है कि एक ही साथ सब कुछ जमा हो जाएगा, और फिर मैं उसे ले जाके कहीं मेन एरिया जहाँ पे डंप होता होगा वहां पे डंप कर दूंगी। पर डंपिंग के बारे में मैंने पता किया है कि या तो लोग जला देते हैं उसको, जिससे अलग पोल्यूशन फैलता है, और या तो फिर उसको गड्ढे में बंद कर दिया जाता है। अब ये सारे सोल्यूशंस बहुत लिमिटेड सोल्यूशंस हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की भी कमी है, लोग इतने नहीं है यहाँ पे कि आपका एक एक सामान ले जाके और देखेंगे कि हाँ भाई ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल है, नॉन रिसाइक्लेबल है। तो इसीलिए ना लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। जैसे चाय की टपरी हो गई तो वहां पे लोग कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक कप्स नहीं यूज करते, एक रीजन है उसका। तो ऐसा नहीं है कि अगर मिट्टी का कोई बर्तन इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी पी के फेंक दिया जाए, ये तो भाई बायोडिग्रेडेबल है, इसमें क्या है। तो ये वाली जो बदसूरती है ना, ये बस हम ही सुलझा सकते हैं, चाहे वो ट्रैवलर्स हों या लोकलाइट्स हों। लोकलाइट्स भी शामिल है इसमें। मैंने कई बार लोकलाइट्स को भी देखा है कि वो जैसे कूड़ा कचरा जमा हो गया तो वो थ्रो कर देते हैं कहीं भी। ये पहले नहीं होता था, पहले जो कचरा जनरेट होता था वो उनका इतना कम होता था कि भाई मैनेज कर लेते थे। जैसे मोस्टली फूड वेस्ट है तो फूड वेस्ट गाय वाय को दे दिया, खाद वाद में प्रयोग कर लिया। लेकिन अभी थोड़ा सा सिटी डेवलपमेंट हो रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसी कोई जगह नहीं रह गई है जो अपने इन सब कामों में लाइक ऑर्गेनिक कामों में यूज कर सकें। ये बहुत कम एरियाज में रह गया ऑर्गेनिकली आप अपना वेस्ट यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे नहीं हो सकता है वहां पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को कुछ करना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो घर का कचरा जनरेट हो रहा है वो हम सही से प्लेस कर सकें कहीं पे। बाकी तो मुझे लगता है अगर ट्रैवलर्स ऐसे करते हैं तो फायदा नहीं है फिर घूमने फिरने का, कुछ सीखा नहीं है हमने फिर घूमने फिरने से। घूमना फिरना ये नहीं होता कि फोटो खींच लिया, वीडियोस बना लिए, खत्म हो गई। हम सीखते हैं घूमते घूमते बहुत कुछ। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ सिक्किम का। सिक्किम में क्या होता है कि ड्राइवर्स, जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, कैब्स ड्राइवर्स होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देख के रखते हैं गवर्नमेंट बॉडीज या जो भी अथॉरिटीज होते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से कोई भी कचरा थ्रो करेगा रोड पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, फिर आप पे टैक्स चढ़ेगा, आपसे मुआवजा लेंगे हम। तो ना वो थ्रो करता है बाहर ऐसे ही चलते चलते कहीं भी रोड पे, ना वो टूरिस्ट को थ्रो करने देता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर कोई गैंगटॉक गया हो, सिक्किम गया हो, तो आप देखना कितना साफ सुथरा रहता है। वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और जो ट्रैवल करने जाते हैं उनको भी नया सीखने को मिलता है कि ओ भाई ऐसे रहा जाता है तो भाई हमारा ही देश ना, कहीं भी चले जाएं तो थोड़ा बहुत स्टेप्स ले लेना तो ये जो सुंदरता है सब मेंटेन रहेगा और हम शो ऑफ कर पाएंगे बाहर वालों को। ये नेचर इज लव। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। कल मैं मिलूंगी एक नई बात के साथ। एक्चुअली मैं अभी ट्रैवलिंग के लिए निकल रही हूँ अगले कुछ दिनों तक, और ये ट्रैवलिंग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है। फिर से मैं बताऊंगी आपको कौन सी कंट्री में। उस कंट्री की प्लानिंग करनी है मुझे, पूरी आइटिनरी बनानी है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा बट उसका डेट नजदीक आ गया है, तो वी विल डिस्कस कैसे जाया जाएगा, कितना बजट लेके जाऊं। वो पता है इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया और उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, समझो वो इंडिया ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए यार।